जो रचनाएं आती हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी पहले उतनी चर्चा हो। समय लगता है, अच्छी रचनाओं के लिए समय लगता है। जैसे कि एक मित्र ने भी थोड़ी देर पहले कहा कि पहली बार उन्होंने पढ़ा तो उन्हें इस उपन्यास में कुछ खास नज़र ही नहीं आया। दूसरी बार उन्होंने पढ़ा तो शायद कुछ चीज़ें उन्हें समझ में आई। देवदास के बारे में ये कहा जाता है कि पहली बार जो उपन्यास जब उन्होंने लिखा तो शरतचंद्र जी बहुत हताश भी थे, क्योंकि काफ़ी समय तक इंतजार करना पड़ा, प्रकाशित ही नहीं हो रहा था। प्रकाशित होने के बाद भी उन्होंने कहा कि शायद मेरी यह सबसे कमज़ोर कृति है, लेकिन वक्त लगा। अब श्रेष्ठता के मानक चाहे जो हों, लेकिन हर आदमी के दिल पर उसने दस्तक दी। कितनी ही बार उस पर फिल्में बनी, कितनी फिल्में ऐसी नहीं बनी कि सिर्फ ज़रूरी लोगों ने नहीं बनाया, लोग चाहते थे। अलग अलग कलाकारों की इच्छा रहती है कि देवदास का रूप है, और हम लोगों ने उनके विविध रूप देखे, फिर भी पुराना रूप खंडित नहीं हुआ। लेखक की इतनी बड़ी सामर्थ्य थी कि किसी एक कलाकार के रूप में देखने के बाद भी दूसरे कलाकार के रूप में उसे देखना चाहा। यानी जितने लोग हैं उनके अंदर अपना अपना एक देवदास है, और वो एक नया देवदास भी देखना चाहते हैं कि ये हमारे मन के देवदास से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। और वह अच्छी कृतियाँ समय लेती हैं, धीरे धीरे उसकी चर्चा होती है, धीरे धीरे आपको उसकी खूबियाँ समझ में आती हैं। लिखने वाला भी बहुत कुछ नहीं जानता। हमारा एक दिमाग जो है एक ऐसा लेखन कोई स्वचालित ऐसा यंत्र नहीं है कि हम उसके अंदर एक प्रोग्रामिंग उसके अंदर डाल दें कि हमें यह चाहिए। वो गणित के सवाल जैसा नहीं है, फिजिक्स के सवाल जैसा नहीं है, विज्ञान के सवाल जैसा नहीं। ये पूरी कलाओं में एक नए तरह की ये कला है जहाँ पर लेखक तो एक सीमित माध्यम है। हमारे जरिए कुछ चीज़ें पहुँचती हैं, लिखी जाती हैं, एक रचना बनती है। एक काल्पनिक दुनिया में यथार्थ से भी ज़्यादा ठोस दुनिया हम लोग रच लेते हैं। एक मित्र ने भी पूछा था कि क्या यह वास्तविक है अनिमेश का कैरेक्टर या एक काल्पनिक है। तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जो महान कृतियाँ हैं उनके नायक इतने बड़े हो जाते हैं कि कई बार कहा जाता है कि नहीं, वे महाकाव्य के ही हिस्से नहीं है, वो हमारे इतिहास के हिस्से। और क्यों न हो जाए, अगर कोई चरित्र ऐसा है इतना वास्तविक प्रतिनिधित्व करता हुआ लगे हमारे समाज का, हमारी सारी समस्याओं का, कि वह लगे कि वास्तविक है, तो हमें उसे इतिहास मान लेना पड़ता है, हो चाहे न हो। तो यह भी एक रचनात्मकता की ताकत होती है। और सबसे बड़ी जो प्रेमचंद की चर्चा हुई, प्रेमचंद भी ये मानते थे कि सवाल करे, साहित्य सवाल करे। साहित्य में पूरी चीज, पूरे समाधान हम नहीं देते, और न ही कोई लेखक या कोई व्यक्ति आपकी समाज की सारी समस्याओं का समाधान दे सकता है। हर व्यक्ति की समस्या लगभग एक ही नहीं होती। एक ही घटना, एक ही चीज की समस्या हर व्यक्ति के लिए अलग अलग तरह से हो सकती है। यानी हर व्यक्ति को अपना समाधान अपने ढंग से खोजना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात है, लेखक क्या करता है, सवाल उठाता है। एक कृति कितने अधिक सवाल उठाती है, और वो सवाल क्या हमारे समय के सवाल हैं, प्रासंगिक सवाल हैं, आपसे जुड़े सवाल हैं। क्योंकि सवाल को पुरजोर तरीके से उठाना किसी भी समस्या के निदान की पहली शर्त है। जब आपको पता ही नहीं होगा कि प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, तो समाधान का रास्ता नहीं मिलेगा। हमारे समाज में सवाल उठने बंद हो रहे हैं, ये चिंता का विषय है। प्रेमचंद के युग में सवाल उठने का समय था, क्योंकि हम एक सपना देख रहे थे आजाद भारत का। हमें लग रहा था कि ये अंग्रेजों ने हमारे देश में रेल पटरियां बिछा दी और बहुत सारी वैज्ञानिक चीजें यहाँ पर थी जो हमारे भारत में अपने से पहले से नहीं थी। नई नई चीजें वो लेके आए, और इसके बाद हमने सपना, यह भी आजादी का सपना उनके माध्यम से देखा,
जो विदेशों में आज़ादी का स्वाद चखकर आ रहे थे दूसरे देशों का, वो उन्होंने उस स्वाद चखने के बाद कहा कि नहीं, यह लुत्फ हमारे देश के लोग ले रहे हैं, ये आज़ादी हमें भी चाहिए, और उन्होंने यहाँ संग्राम किया। तो सारे लोग उस समय सपना देख रहे थे आज़ाद भारत का, और फिर यह भी सपना था कि अगर ये हम चलाएंगे देश तो हमारे सामने सवाल क्या होंगे, हमारे सामने समस्याएं क्या होंगी, हम उसका हल कैसे खोजें। खुद प्रेमचंद ने पुनर्विवाह किया, विधवा विवाह किया, अपने समय की समस्याओं से वे अपने जीवन में भी उन्होंने दो चार किया और तमाम सवाल उठाए। प्रेमचंद के सारे सवाल पारंपरिक सवाल नहीं है, बहुत से आधुनिक सवाल हैं, और आज भी उनके सवाल हमें प्रासंगिक लगते हैं। जो उस समय के सवाल सिर्फ उस समय के सवाल नहीं थे, बल्कि ऐसे सवाल थे जो भविष्य में भी उठने हैं। प्रेमचंद ने निदान चाहे जितने बड़े दिए हों, लेकिन सवाल सार्थक उठाए, उन सवालों से आज भी हमारा साबका होते रहता है। तो अगर इतने सारे सवाल जो आपने दिए और जो बहस में भी बहुत सारे सवाल खड़े किए गए, मुझे लगता है कि वे आज के दौर के ज्वलंत प्रश्न हैं। और 100-125 पेज की किताब में शुद्ध रूप से सवालों के उत्तर खोजे अगर आप, तो यह औपन्यासिक कृति है। औपन्यासिक का कथानक से जुड़ा हुआ मामला होता है, शुद्ध रूप से यह गद्य की कोई पुस्तक नहीं है, कोई वैचारिक पुस्तक नहीं है। यह उन चरित्रों के माध्यम से उसके अंदर उतरने के बाद लगा कि जिस तरह के वे पात्र हैं, वे अपने समकालीन समय से जब जूझते हैं तो उनके मन में क्या प्रश्न उठते हैं, तो वो प्रश्न वहां उन्होंने उठाए। लेकिन अगर वह प्रश्न आपके मन में कहीं कीलित हो गए, कहीं आपके मन में भी उठे, तो मैं चाहूंगा उसका सवाल आप समाज में खोजें, अपने जीवन में खोजें और उनसे जूझें जो समस्याएं हैं। कला सब इस उपन्यास में कथानक के माध्यम से कुछ प्रश्न दिए। क्या आपको लगता है ये सवाल हमारे समाज के सवाल नहीं है जिसके उत्तर हमें खोजने, अगर खोजने हैं तो वो पात्र भी एक पात्र की तरह अपने जीवन में कुछ सवाल हैं जिससे वे अपने ढंग से अपनी चारित्रिक विशेषताओं, अपनी सीमाओं, अपनी शिक्षा के आधार पर खोज रहे हैं। रही सवाल बड़ी उलझनपूर्ण स्थितियों की, तो जो इसकी नायिका है, जो व्यक्ति जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है, जितना जागृत है, जितने ज्यादा चुनौतियां हैं, वह उतने ज्यादा टकराव झेलेगा। आपने अगर आपने टारगेट फिक्स करने की जो ये मानसिकता है कि हमने तो अपने को सिर्फ इस मकसद से तैयार किया है, हम ये बनना चाहते हैं, हमें अगल बगल कुछ नहीं खोजना है। हमने सोचा हम 100 रुपए जेब में लेकर निकले हैं, हम किसी पंडित जी को दे आएंगे और पुण्य कमा लेंगे, और रास्ते में कोई और आदमी मिल जाए जिसको रुपए की बहुत ज्यादा जरूरत है और आप मेहनत कर रहे हो, तो आप अगर पढ़े लिखे हैं और रंगा जैसे हैं तो आप सोचेंगे कि ये 100 रुपए तो मुझे देने हैं, मैंने जहाँ सोच कर निकला था वहीं पहुंचा दूं, या ये जो बीच में मिल गया है मैं उसे दे दूं। बात यह है कि आप ऐसी स्थितियों में आपका रास्ता बदलता रह सकता है। अगर जो व्यक्ति जितना स्वतंत्र चेता है उसके फैसले इसी तरह गड़बड़ हो सकते हैं। साहित्य एक ऐसी चीज है, ठीक सेना के विपरीत, जो अनुशासन तोड़ना, पहली शर्त है साहित्य की कि वो अनुशासन को तोड़ेगा, इस समाज के बने हुए ढांचे को तोड़ेगा और एक उससे बेहतर सांचा तैयार करने की कोशिश करेगा। उस कोशिश में कई निष्फल भी होते हैं, और लेकिन निष्फलता के डर से वह तोड़ करना बंद नहीं कर सकता। तो कुछ चीजें हैं इसमें, तो उसके बहुत सारी चीजें, और इसमें जो टिप टिप बरसा पानी है वो फिल्म के गाने में भी है, लेकिन वो गाने से पहले भी ये शब्द हमारे यहाँ इस्तेमाल होता रहा। हमारे यहाँ बारिश में टिप टिप बरसना कहते हैं,
और आपको देखना होगा कि इसमें पानी कहाँ है। कुछ लोग बारिश पूछ रहे हैं। साहित्य में सीधे सीधे मतलब शब्दों के अर्थ वैसे नहीं होते, हमें प्रतीकात्मक खोजने पड़ते हैं। मैं तो समझता हूँ जल का अर्थ जो है जीवन, और जीवन जल तो अमृत भी कहते हैं। और इसके अंदर देखिएगा अगर वो टिपाना और कुछ ऐसा है जो आपको लगे कि जीवन मिल गया। हम लोग रहते हैं लेकिन भी कहते हैं अब तो जीवन मुझे कुछ पाते हैं, लगता अब जीवन का मजा है, सुखद। तो इसमें आपको रह कर हताशाएं तो मिलती होंगी, लेकिन वो बारिश का जो टिप टिप होने का जो अनुभूति है, सारी स्थितियों के बावजूद हमारे जो चरित्र हैं वो हार नहीं मानते, फिर कोई न कोई कोशिश करते हैं अपनी मनोवृत्ति के आधार पर। और वो जो एक डायलॉग है जो आपको बार गुजर रहा है कि बुरी औरत वाला, तो वो अपनी तरफ से नहीं कहती, वो जो एक समाज की मान्यता है कि ऐसा जो करेगा वह बुरी औरत है। अब वो बड़ी दुखी स्थिति में है और उसने ऐसा कोई सोचा समझा वह कदम, उसकी पहले वैसी स्वतंत्र वो नहीं थी। वैसी स्थितियां हैं कि वो जीवन जल की तलाश में कोई मुक्ति चाहती है, वो क्षणिक ही से, और फिर उसे वो एक ढंग से उसका वक्तव्य कमेंट कि वो समाज हमारे बारे में क्या कहेगा, बुरी औरत। लेकिन वो ये भी कहती बुरी औरत होना इतना भी बुरा नहीं है, शायद इससे मुताबिक कुछ। तो आप अगर कहते हैं तो आधा डायलॉग मत पूरा बोले कि बुरा होना, तो ये अगर फिल्म में रहता है तो ये सारे डायलॉग लोग याद करते हैं। और मैंने मुझे लगता है कि जो ये तो बोला गया तो उपन्यास का पार्ट 2, तो आपको तो लगा ही होगा कि वो कहीं कहीं ऐसी चीज़ें आती हैं। तो अगला मैंने वेद रमन जी को बताया भी था कि फिलहाल मैंने 3 चैप्टर और लिखे, अभी 14 से 17 हुआ। मैंने प्रकाशक को दे दिया कि भाई जो है वो बेचारा वो जो डॉक्टर है उसके साथ ठीक से न्याय नहीं हुआ है। तो बाद भी जो है वो चरित्र मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था, तो मैंने कहा कि चलिए भाई देखते हैं कुछ कर सकते हैं इसके। तो मेरा मैं उस मुक्ति अपराध बोध से मुक्ति पाने के लिए मैंने 3 अध्याय, और फिर मुझे लगा कि ये जहाँ गई है, और कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि उन दोनों का जीवन जब ऐसा चरित्र था निवेश का, उनका दाम्पत्य जीवन कैसा होगा। तो अगर आपके मन में सवाल उठते हैं तो मेरे भी मन में मत रखते। और आप सच मानिए कि मैं पूरी सुनियोजित कुछ नहीं होता रचना, लिखने के बाद वो चरित्र मेरा भी पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तो मैंने उसमें 3 अध्याय फिलहाल बढ़ाए हैं। तो अगला जो अगला उपन्यास संशोधित परिवर्तित आएगा उसमें वो न्यूयॉर्क का जीवन भी होगा, और शायद आपके साथ की तरफ से भी कोई नई खबर मिल जाए। मैं आप लोग अगले, मैं तो चाहता था इसी फेयर में अगला आ जाए, पर प्रकाशक ने कहा कि भाई पुरानी कुछ प्रतियाँ लिखी हैं, नहीं तो फिर वो नया वाला ही लोग खरीदेंगे, पुराना नहीं लेंगे, तो उसको दिख जाने दीजिए, पूरा फिर अगला एडिशन आएगा। तो आप इंतज़ार करें, अगर सच में आपको यह उपन्यास अच्छा लगा और अगर कैरेक्टर पीछा कर रहा है तो अगला संस्करण आप लोग जरूर देखिएगा, या मान लीजिएगा मैं अगले कैरेक्टर उपन्यास आने के बाद दे दूँगा। और ये वादा है कि अगर इसमें वेब सीरीज या फिल्म बनती है तो प्रेसिडेंसी के कुछ लोग भी उसमें मेरे ख्याल से आप लोग कल्पना कर सकते होंगे कि वो कैसा होगा। तो अच्छा बनेगा। और मैं मेरे ख्याल से किसी का सवाल रह गया हो तो मुझे रम्या का कैरेक्टर मैंने छोटा सा वक्त लिख के भी लाया था, आपकी इजाजत हो तो जरूर करता हूँ। इस उपन्यास में हाँ बोल रहे हैं आप। नहीं सर आप बोलिए।
थोड़ा सा जी, जी। 2 मिनट का और है। इस उपन्यास में मैंने कुछ जगहों पर प्रकाश डाला है ताकि मैं यह रेखांकित कर सकूं कि मैं किस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे लिखने से समाज बदलेगा यह सोचा भी नहीं, मगर कहीं कहीं आईना दिखाया है। आईना देख कुछ लोग खुद ब खुद संवारने लगते हैं। हालांकि आईना अपनी ओर से कुछ कहता नहीं है, तो कुछ चीजों को इस तरह लिखने की कोशिश की है कि समाज की विडंबनाएं लोगों की नजर में आए, उनके मन में आए कि यह तो गलत हो रहा है, इसे सुधारा जाना चाहिए और सुधारा जा सकता है। मैं तो दिल के रास्ते दिमाग पर दस्तक देने की कोशिश करता हूँ। साहित्य से विचार बदलने पर अक्सर जोर दिया जाता रहा है, लेकिन मैं दिल बदलने की कोशिश को भी महत्व देता हूं। समाज में आज के समय को उसकी खूबियों और उसकी खामियों के साथ व्यापक अर्थ में समझने की कोशिश लेखक को करनी चाहिए, ताकि वह अपनी लेखनी में एकांकिता से बच सके। लेखक सिर्फ किताबें न पढ़े, समय की नब्ज पर भी उनकी पकड़ होनी चाहिए। लेखक को वह मूक भाषा भी समझनी होगी जिसमें समय कह रहा है। बहुत से लोग तो शब्दों से कुछ और कह रहे हैं, मगर कुछ और कहना चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है? अपनी बात कहने के लिए दिलचस्प कथानक चुना जाना चाहिए, वरना उठकर लोग किताब अधूरी छोड़ देंगे और आपकी बात लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। अंत में यह प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय का इतिहास इतना गौरवशाली रहा है कि इसकी प्रशंसा जितनी की जाए कम है। इस विश्वविद्यालय ने कई महान विभूतियों को जन्म दिया है। यहाँ मेरे उपन्यास पर चर्चा मेरी रचना काल का स्वर्णिम अध्याय है। मैं यहाँ इन मेधावी छात्रों से बहुत कुछ सीख कर जा रहा हूँ। यहाँ जो भी आलोचना हुई मेरे रचनात्मक जीवन में एक सार्थक हस्तक्षेप साबित होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आलोचना सुधार की दिशा में उठा हुआ पहला कदम है। इस पर मैं अपना एक शेर कहना चाहूंगा। कोमल शीतल एक हवा का झोंका है, कोमल शीतल एक हवा का झोंका है, ये पत्थर कर तूने मुझ पर फेंका है। यहाँ एक मामूली से लेखक पर इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम के लिए मैं प्रोफेसर डॉक्टर वेद रमन जी और विश्वविद्यालय के सभी लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने इस आयोजन को अपना समर्थन देकर मेरा मान बढ़ाया।